Hello everyone, welcome to class and welcome to Pavadhan Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Pavadhan Psychology. Every Saturday we meet and discuss various kinds of concepts जो आपके entrance exam के लिए बहुत ज़्यादा important है. Yes? So I hope you're liking the content and अगर आपको कुछ भी content चाहिए आपके side से, so do let us know, we are hearing. अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने पहली बार ज्वाइन करा है एंड एक्सप्लोर कर रहे हो पावरधन साइकोलॉजी का चैनल, देन आई वांट यू टू नो कि हमारे बहुत सारे डेडिकेटेड क्लास कंडक्ट हो चुके हैं. आप जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उस पे जाके देख सकते हो सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल. ओके, आज की जो क्लास है वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम होता है क्लासिकल कंडीशनिंग. सो इट इज द बेसिक ऑफ व्हेन वी स्टडी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. ओके, आपने शायद आप किस पॉइंट पे सुना भी होगा क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम. तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक कंसेप्ट को इसमें पढ़ेंगे. ओके, बट बिफोर वी डेल्व इनटू द टुडेज क्लास, let me just quickly show you the batches that Pavadhan Psychology offers. Okay, तो पहले तो साइकोलॉजी की जर्नी जो है हमसे शुरू होती है. जैसे कि क्लास 11-12 के अगर बच्चे हो आप और सीयूईटी यूजी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास आरंभ बैच है एंड इसके एडमिशन अभी चालू हो चुके हैं. सो सेव योर सेल्फ अ सीट राइट नाउ. ओके, अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए टारगेट कर रहे हो चाहे कौन सा भी कॉलेज हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास लक्ष्य बैच है. ओके, अगर आप पोस्ट ग्रेड के बच्चे हो और आपका मकसद क्लियर है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर गेट टारगेट करनी है तो उसके लिए वी हैव संकल्प बैच. ओके, एंड इफ यू आर समवन हु यू आर नॉट वेरी वेल क्लियर विद कि आपको क्या करना है आगे जाके बट आप सभी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो देन वी हैव सफलता बैच फॉर यू. सो बेसिकली सफलता बैच में आपसे एमफिल या फिर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी नाउ रीनेम इसकी पूरी की पूरी प्रेप की जाएगी साइडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड नेट जेआरएफ यानी कि तीनों भी एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो एक ही बैच से सीख कर. ओके, तो इसको मैं कहती हूँ हमारी विन विन बैच. ओके, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो. एंड इतना ही नहीं, जो हम बेसिक्स की बुक्स पढ़ते हैं यानी कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, सिसरेली पढ़ते हैं जिसमें हमारा पूरा फाउंडेशन बनता है साइकोलॉजी का. यस, तो उसका एक पूरा का पूरा रिवीजन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द बैच नेम्ड आधार. ओके, इससे क्या है कि अगर हमारा बेस क्लियर है तो कौन से भी और कैसे भी क्वेश्चन आए कितने भी चैलेंजिंग हो जाए उसको हम अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे. ओके, तो अगर आप खुद को देखते हो फिटिंग इनटू एनी ऑफ दीज बैचेस देन डू एनरोल. आवर नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन एंड हमारे वेबसाइट के नाम भी लिखा हुआ है. ओके, let me just tell you what are the features of the batches that we have. So first of all, you are going to get live classes from our top faculties. Yes, but we do understand कि कभी-कभी खुद के स्पेस पे आपको करना होता है या फिर कभी-कभी लाइव क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत आ जाती है. So you will have access to recorded classes as well. Yes, हम आपको क्या है इसके अलावा डिजिटल कंटेंट और फिजिकल मटेरियल जो है पढ़ाई का वो भी आपको सेंड किया जाएगा. Yes, and our app and web portal is very very easy to use and navigate. तो आप अलग अलग तरीके के बैचेस कोर्सेज देख सकते हो और अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हो. इतना ही नहीं, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनका भी पूरा एक्सेस आपको रहने वाला है एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी. तो इससे क्या होगा, टाइमली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की और आपके खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी आपको पता चल जाएंगे. यस, तो अभी तो हमने सब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात किया बट नो वंस टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू प्रेप. तो राउंड 2 की प्रिपरेशन भी खासकर हम कराते हैं ताकि ये भी इसमें भी आप एक्सेल कर पाओ. Okay, so all these are the features that our batches provide. Yes, and we have been excelling since 4 years now. And हमेशा हमारे इधर से AIR1 निकल के आते हैं, टॉपर्स आते हैं. तो अगर आप भी खुद को इस बोर्ड में देखना चाहते हो then do enroll and start your journey with us. Okay, with that said, let's start with today's class जो कि है classical conditioning. Okay, so इसके थेरिस्ट है इवान पावलोव. इवान पावलोव कौन थे? ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे. यस,
ही वॉज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। और बेसिकली इनका ज्यादातर काम रहा है डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को स्टडी करने में ऑफ डॉग्स। यस, हाँ, ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इन्होंने स्टडी किए, इसको इसके लिए इनको जो है 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। यस, तो ये जब डाइजेस्टिव प्रोसेसेस ऑफ डॉग्स को स्टडी कर रहे थे, तब इनको क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है तब समझ में आई। यस, बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने देखा कि जो डॉग्स होते हैं वो बस फूड को देख के सलाइवेट नहीं करते, बल्कि जब खाने की कटोरी देखते हैं तब भी डॉग सलाइवेट करते हैं। when the experimenter or someone who was wearing a white lab coat, उनको देख के भी ये सलाइवेट करने लगते हैं। So this is something that Ivan Pavlov observed, and then he gave his theory of classical conditioning. तो वो theory क्या है वो अभी हम देखते हैं। ओके, सो बेसिकली अच्छा खाना देख के कोई भी सलाइवेट कर देगा, हम भी कर देंगे। आवर माउथ ऑल्सो वाटर्स व्हेन वी सी वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स, स्पेशली अगर हमारे लिए अपीलिंग हो, पिज्जा, बर्गर्स या न जाने कितने सारे फूड। यस, तो फूड देख के डॉग्स भी सलाइवेट कर देते हैं। यस, बट कोई घंटी, बेल, या फिर इसको हम कहते हैं मेट्रोनोम, कोई इसको देख के सलाइवेट करेगा क्या? नॉट रियली। घंटी की आवाज सुन के कोई सलाइवेट तो नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। यस, एब्सोल्युटली। तो ये तो नहीं करेंगे। बट इवान पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में ऐसा ही किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, बेल या फिर मेट्रोनोम को इतनी बार खाने के साथ पेयर अप किया कि इवेंचुअली बस घंटी की आवाज सुन के डॉग्स जो है वो सलाइवेट करने लगे, जस्ट एट द साउंड ऑफ द बेल। यस, तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये तो मैंने आपको क्या बताया है, ये एक ओवरव्यू बताया है। अभी हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। So shall we begin? Okay. So let us understand the first key component of classical conditioning, जिसका नाम होता है unconditioned stimulus या फिर UCS. Okay? ये क्या होता है? Any stimulus that is capable of producing a response is called as an unconditioned stimulus. Okay? यानी कि आप मान लो खाना है, खाने की प्रॉपर्टीज ही होती ऐसी है कि उसको देख के कोई भी सलाइवेट कर देगा। इट मे बी ड्यू टू द नाइस स्मेल दैट इट हैज, द अरोमा दैट इट हैज, देख के ही मुंह में पानी आता है। तो खाने में क्या है, हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। यस, एब्सोल्युटली। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा क्या है, आप थंडर ले लो, लाइटिंग ले लो। यस, हाँ, थंडर लाइटनिंग से क्या हो जाता है, बहुत बार बच्चे जो हैं रोने लगते हैं जोर की आवाज सुन के, या फिर घबरा जाते हैं, दे फियर। यस, तो हम कह सकते हैं कि थंडर में ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से ये रिस्पॉन्स आ सकता है। यस, सो एनी स्टिमुलस व्हिच हैज अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसको हम यूसीएस या फिर यूएस से भी जानते हैं। ओके, यस, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि यूसीआर। एनी रिफ्लेक्सिव या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इन विच ऑकर्स ड्यू टू यूसीएस इज कॉल्ड एज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी कि अगर फूड को देख के सलाइवेट करते हैं लोग, तो सलाइवेशन एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। यस, एब्सोल्युटली। अगर थंडर को देख के कोई बच्चा डर जाता है या रोने लगता है, तो ये डरना या फिर ये रोना क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स हुआ ना, है ना। हाँ, तो इसको हम कहते हैं यूसीआर। यस, एब्सोल्युटली। सो यूसीएस से आता है यूसीआर। ये हम एब्रिविएशंस यूज करने वाले हैं। ओके, तीसरा की कंपोनेंट बनाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। अभी हमने घंटी देखी थी, हमने ये भी बात की थी अभी कि घंटी के वजह से कोई सलाइवेट नहीं करता। घंटी में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। यस, कोई सोफा को देख के सलाइवेट करेगा का, नॉट एट ऑल। या सोफा को देख के रोने लगेगा, नॉट एट ऑल। तो सोफा क्या हो गया, न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। सोफा, टेबल ले लो, या फिर यहाँ पे घंटी ले लो। यस, all of these are stimulus
which are not capable of producing a response by itself. Yes? हाँ, तो बेल एक एग्जाम्पल हुआ। एडिडास ये ब्रांड है एक, इस ब्रांड को देख के क्या मन में आता है? कोई रोने लगता है या चिड़चिड़ापन होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये एक ब्रांड है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। यस, एब्सोल्युटली। So any stimulus which doesn't have the capability to produce a response by itself, okay? इसको हम NS के नाम से भी जानते हैं। yes. अभी चौथा कॉन्सेप्ट है कंडीशन स्टिमुलस। यस, हाँ, बेसिकली हमने इसके बारे में बात की कि जब हम घंटी को खाने के साथ पैर करते हैं, यस, डिड वी सी दैट कि घंटी को खाने के साथ पैर करते हैं तो इवेंचुअली घंटी के वजह से भी डॉग सलाइवेट करने लगते हैं। यस, वी हैव सीन दैट, एब्सोल्युटली। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो घंटी है, ये जो बेल है, ये खाने की प्रॉपर्टीज ले लेती है खुद में। यस, दिस न्यूट्रल स्टिमुलस टेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। इसलिए हम इस घंटी को कहेंगे कंडीशनड स्टिमुलस या फिर सीएस। अगर हम घंटी के बजाय टॉर्च लगाते, यस, टॉर्च लगाते और फूड को प्रेजेंट करते, यस, तो आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग्स क्या हो जाता? बस टॉर्च को देख के ही डॉग्स वुड सलाइवेट। यस, तो यहाँ पे टॉर्च क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस हो गया। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव इज कंडीशन रिस्पॉन्स। यस, अभी इवेंचुअली क्या है? डॉग्स लर्न कि घंटी की आवाज मतलब खाना, तो घंटी की आवाज से ही डॉग सलाइवेट करने लगते हैं। तो ये सलाइवेशन which occurs in response to conditioned stimulus is called as conditioned response. ओके, अगर टॉर्च की लाइट है उसको देख के डॉग्स कैन सलाइवेट, तो टॉर्च हो गया हमारा कंडीशन स्टिमुलस एंड सलाइवेशन की प्रक्रिया हो गई हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। यस, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। UCS, UCR, NS, CS एंड CR। ओके, एब्सोल्युटली। इससे ही बनती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ओके, तो अभी पैवलोव ने बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए। इन्होंने क्या बोला कि जब हम कह रहे हैं कि घंटी बजने के बाद फूड को जब हम प्रेजेंट करते हैं तब एक तरीके से कंडीशनिंग होने लगती है। यस, यानी कि घंटी का आना पहले होना चाहिए। यस, द CS मस्ट कम बिफोर UCS। अगर हम खाना देने के बाद में घंटी बजाते हैं तो क्या डॉग्स का ध्यान रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो खाना ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो घंटी पे ध्यान नहीं देंगे। पर अगर हम खाना देने से पहले घंटी बजाते हैं तभी इनका ध्यान जाएगा और तभी कंडीशनिंग पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही बनता है दैट CS must always come before UCS. Okay? Absolutely. तो इनका दोनों का आना बनता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो CS एंड UCS है उसमें टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मान लो कि मैं घंटी बजाती हूँ और 1 घंटे बाद खाना दे देती हूँ, तो क्या डॉग सलाइवेट करेंगे उस पे? एब्सोल्युटली नॉट। कंडीशनिंग विल नॉट बी पॉसिबल अगर इतना ज्यादा टाइम गैप होता है तो। यानी कि इन दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत कम होना चाहिए, आइडियली नॉट मोर देन 5 सेकेंड। यस, 5 सेकेंड से कम होना चाहिए, तो ही कंडीशनिंग पॉसिबल है। यस, एब्सोल्युटली। एंड इतना ही नहीं, ये जो घंटी है और ये जो फूड है, इसके अगर हम रिपीटेड पेयरिंग्स करते हैं, मान लो 10-11 बार, तो ही पॉसिबल है कंडीशनिंग टू ऑकर। यस, देन इवेंचुअली just at the sound of the bell the dogs would salivate। बस
एक या दो पेयरिंग्स में कंडीशनिंग पॉसिबल नहीं होगी, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स कंडीशनिंग होना बनता है. So these are quite few observations that Pavlov has put forward. Okay? Yes. अभी इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए, वो हम जानते हैं. पहला कंसेप्ट का नाम है, जस्ट अ सेकेंड, टेम्पोरल क्लोजनेस. जैसे कि अभी हमने देखा कि टाइम गैप जो है 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यस, ओके, just give me 1 second. I'm having some technical issue. Yes. Okay, okay. ठीक है, तो टेम्पोरल क्लोजनेस होनी चाहिए इन स्पेस एंड टाइम. यानी कि ये जो घंटी है और फूड है वो स्पेस में भी आपस में क्लोज होना चाहिए और इनके बीच में टाइम गैप भी कम होना चाहिए. इसको हम कहते हैं कॉन्टिग्विटी. क्या कहते हैं? कॉन्टिग्विटी. यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, यस. दूसरा कंसेप्ट है कॉन्टिंजेंसी. कॉन्टिंजेंसी माने क्या? अभी जब हम घंटी बजाते हैं तब हम फूड का आना प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. यस, वी आर प्रेडिक्टिंग दैट द फूड विल अराइव नाउ. यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यस, दैट योर कंडीशन स्टिमुलस मस्ट ऑलवेज प्रेजेंट या प्रेडिक्ट द कमिंग ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस, तो ही कंडीशनिंग होगी. यस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेडिक्टेबिलिटी का, उसका नाम क्या है? कॉन्टिंजेंसी. ओके, हाँ, तो अभी हमने देख लिया कॉन्टिग्विटी यानी कि टेम्पोरल क्लोजनेस, कंटिंजेंसी यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी. यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ कंसेप्ट नोन एज ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग मैंने क्या, मान लो कि आप सब लोग स्कूल गए हो कभी ना कभी, ऑफकोर्स गए हो. यस, तो किसी का स्कूल का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, किसी का बुरा हो जाता है. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं स्कूल लाइफ तो एकदम बकवास रहती है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. यस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. यस, तो अगर आपकी स्कूल लाइफ अच्छी रही है और कोई आपको कहता है कि स्कूल लाइफ बहुत खराब होती है, तो आप नहीं मानोगे. यस, यू विल नॉट अग्री. यस, तो ब्लॉकिंग का भी यही मानना होता है कि अगर एक बार कंडीशनिंग हो गई तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है. यस, दैट वंस कंडीशनिंग ऑकर्स इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल और वेरी वेरी हार्ड टू रिमूव इट कंप्लीटली. यस, एब्सोल्युटली. तो कोई आपको कहे कि स्कूल लाइफ बोर होती है, कॉलेज लाइफ बोर होती है, तो आप नहीं मानोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे उसके रिलेटेड अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं. तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग. एक बार अगर कंडीशनिंग हो गई तो उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है. सो दीज आर द 3 concepts that you have to remember. Okay, वंडरफुल. ठीक है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. जैसे सबसे पहला टर्म है एक्विजिशन. यस, अभी हमने क्या जान लिया कि जब हम बेल को खाने के साथ पेयर करते हैं तो इवेंचुअली वी हैव अंडरस्टूड दैट द बेल टेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. यस, है ना? हाँ, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, बेल से ही डॉग सलाइवेट करने लगते हैं. तो बेल क्या करती है, ये प्रॉपर्टीज ले लेती है. इस लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन. तो ये क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है फूड के प्रॉपर्टी. हाँ, रिमेंबर एक्विजिशन. ओके, दूसरा कंसेप्ट होता है एक्सटिंक्शन. अभी बिफोर आई मूव टूवर्ड्स एक्सटेंशन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग कर रहे हैं किसी भी चीज के लेकर, तो उसको मान लो अभी बेल है. यस, बेल से अभी डॉग्स जो है सलाइवेट करने ऑलरेडी लग गए हैं. मैंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग वाली कंसेप्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुकी है. यस, फिर भी अगर मुझे ये कंडीशनिंग जारी रखनी है
then I have to give them food at some point. Yes, I have to give them food. Yes, अगर मैं इनको फूड देना यानी खाना देना अगर मैं बंद करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो वीकन हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद एक्सटिंक्शन प्रोसेस विल ऑकर. यस, यानी कि अगर मैं घंटी बजाती हूँ, द डॉग स्टार्ट्स टू सलाइवेट एंड देन आई डू नॉट गिव देम फूड. यस, यानी कि डॉग समझ जाएंगे कि ये लोग जो है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, घंटी बजा के हमारे मुंह में पानी आ रहा है बट वो खाना नहीं दे रहे हैं, है ना. हाँ, तो इवेंचुअली क्या है, सलाइवेशन का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, ये बोलेंगे कि ये लोग धोखेबाज है. हाँ, तो वो घंटी की आवाज सुन के सलाइवेट कम 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 करने लगेंगे एंड एट वन पॉइंट दे विल स्टॉप सलाइवेटिंग बिकॉज वी हैव नॉट गिवन देम द फूड दैट दे डिजर्व. ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन. ओके, वंडरफुल. अभी थर्ड कंसेप्ट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी. अभी हमने मान लिया कि एक्सटिंक्शन हो चुकी है. यस, द डॉग हैज सेड कि हम धोखेबाज हैं, अभी उसने सलाइवेट करना बंद कर दिया है. यस, बट कभी कभी एक रे ऑफ होप आ सकती है. जैसे मान लो कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड आपका एक्स आपको टेक्स्ट कर देता है. यस, तो उसका टेक्स्ट आता है तो मन में ऐसा होप आता है ना कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, या फिर उसको क्या बोलना है अभी मेरे साथ. तो एक रे ऑफ होप आ जाती है. तो वैसे ही डॉग्स के मन में भी ऐसी रे ऑफ होप आ जाती है. यानी कि आफ्टर एक्सटिंक्शन, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, अगर आप क्या करते हो, घंटी बजा देते हो, तो उनके मन में भी रे ऑफ होप आ जाती है कि शायद ये मुझे खाना देंगे एंड इसकी वजह से इनका सलाइवेशन का रिस्पॉन्स आता है. यस, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. यस, so after extinction, randomly presenting the condition stimulus might produce condition response. Okay? Yes. So this is known as spontaneous recovery. Yeah. चौथी कंसेप्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन की. अभी डॉग्स जो है, एनिमल्स जो है, बेसिकली इनको हमारे ह्यूमंस जितनी समझ नहीं होती है. यस, तो उनको क्या है, बस घंटी की आवाज सुन के सलाइवेट करना होता है. यस, कि घंटी की आवाज सुन के बेचारे समझ जाते हैं कि अभी खाना आने वाला है, तो मुंह में पानी आ जाता है. बट उनको जो है घंटी में फर्क समझ में नहीं आता कि ये एक नॉर्मल वाली घंटी है, ये एक मेट्रोनोम है, या कभी कभी हमारी फोन की घंटी भी होती है ना, लाइक रिंगटोन होती है जिसका आवाज घंटी जैसे होता है, या फिर मान लो ये एक मंदिर की घंटी है. सो दे आर नॉट एबल टू टेल द डिफरेंस इनिशियली. तो ये क्या करते हैं, कौन सी भी घंटी की आवाज आती है वो सलाइवेट करने लगते हैं. दे डोंट केयर कौन सी घंटी है, दे आर नॉट एबल टू टेल द डिफरेंस. ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन. यानी एक घंटी से वो बाकी घंटियों को भी जनरलाइज कर देते हैं एंड दे स्टार्ट टू सलाइवेट एट एवरी घंटी की आवाज. ओके, एब्सोल्युटली. यस, तो ये इनिशियली होता है, बट जैसे हम डॉग्स को या इन जनरल भी ट्रेन करते हैं, यस, विथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, विथ एक्स्ट्रा एफर्ट, हम क्या कर देते हैं, इनको ट्रेन कर देते हैं and then they are able to discriminate between various other bells. Yes, इसको हम कहते हैं stimulus discrimination. Yes, that they are able to tell कि ये एक नॉर्मल घंटी है या फिर एक मेट्रोनोम है या फिर ये एक फोन की रिंगटोन है या फिर ये एक मंदिर वाली घंटी है. They are able to differentiate and then eventually they will only salivate at the sound of the original bell. Yes, and not at the sound of a रिंगटोन या फिर मंदिर की घंटी. ओके, तो दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग. ओके, तो इसको कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. सो वी हैव लर्न एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको सवाल पूछे जाते हैं. So I hope इधर तक everyone is with me. Okay. अभी हम एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग.
ओके, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है जब भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इधर तो हमने देखा है कि घंटी प्लस फूड, यस, इवेंचुअली क्या है, घंटी की आवाज पे सलाइवेशन होता है। वी हैव लर्न टिल हियर, ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, अभी मान लो इवान पावलोव अगर घंटी की बजाने से पहले चुटकी बजाते हैं, यस, इफ ही स्नैप्स हिज फिंगर, ओके, तो पहले तो डॉग्स को नहीं समझेगा कि ये एक फिंगर स्नैप है, यस, बट इवेंचुअली उसको समझेगा कि फिंगर स्नैप means that food will be presented and he will eventually salivate even at the sound of a finger snap. Yes, absolutely. यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे पहला वाला कंडीशन स्टिमुलस था, बेल, इसको हमने कंडीशन किया था क्या, उसके बाद बेल माहिर बन गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिंगर स्नैप को कंडीशन कर दिया, यानी ये हमारा सेकेंडरी कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और इवेंचुअली फिंगर स्नैप पे भी डॉग सलाइवेट कर सकते हैं। इसको हम हायर ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आप सबको सलमान खान पता है, ऑब्वियसली पता है ना। अभी जब सलमान खान नए नए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे, ओके, तब इनको ज्यादा कोई पहचानता नहीं था, यस, हाँ, बट सब लोग जो है मूवीज तो देखते थे, क्योंकि मूवीज वर द सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट। वंडरफुल, एब्सोल्युटली। तो पहले क्या था, सलमान खान वाज न्यूट्रल स्टिमुलस, देन इवेंचुअली उनके बहुत सारी मूवीज आई, वांटेड आई, दबंग आई, न जाने कितने कितने आई। तो उसके बाद जो है सलमान खान काफी ज्यादा फेमस हो गए, एंड देन सलमान खान की मूवी देखना मतलब क्या, एवरीबॉडी यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड, यस, तो ये बन गया कंडीशन स्टिमुलस, एब्सोल्युटली, ये हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस। अभी जैसे वो पॉपुलर होने लगे, इनका स्टाइल भी डेवलप हुआ, तो वो क्या है, एक ब्रेसलेट पहनने लगे। आई थिंक यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद दिस ब्रेसलेट, यस, हाँ, तो ये ब्रेसलेट पहनने लगे और इसका सलमान खान से एसोसिएट होने लगा, यानी कि जब भी सलमान खान अवार्ड फंक्शंस में जाते थे या कहीं पे फिर जाते थे, ये ब्रेसलेट पहन के जाते थे, यस, तो इवेंचुअली जो है इस ब्रेसलेट को देख के लोग पहचानते थे दैट सलमान एंट्री, या फिर दे यूज्ड टू गेट एक्साइटेड जस्ट लुकिंग एट द ब्रेसलेट, यस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंडीशन स्टिमुलस सबसे पहले सलमान खान थे, और उसके बाद उनका जो ब्रेसलेट है वो सेकेंडरी बन गया, यस, वंडर। तो इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, एंड दैट इज पॉसिबल, ओके, वंडरफुल, एब्सोल्युटली। अभी जब भी हम कंडीशनिंग के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तब कुछ ऐसे टाइप्स है जो अच्छे तरीके से कंडीशनिंग को हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे टाइप्स है जो बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। तो वो क्या है, वो हम देखने वाले हैं, फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव टू द लीस्ट इफेक्टिव। तो सबसे पहली होती है डीले कंडीशनिंग, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक घंटी है, यस, अभी मैं सपोज घंटी बजा रही हूँ, और घंटी बजाते बजाते ही मैं डॉग्स को क्या है, फूड प्रेजेंट कर रही हूँ, यस, व्हाइल आई एम रिंगिंग द बेल आई एम प्रेजेंटिंग फूड, यस, यानी कि घंटी बजाने में और फूड को प्रेजेंट करने में एक तरीके से ओवरलैप हो जाता है, यस, यस। तो उस ओवरलैप से हम समझते हैं ये क्या है, एक डिले प्रकार की कंडीशनिंग है, ओके, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रकार का टाइम गैप नहीं है, जब हम घंटी बजा रहे हैं तभी हम फूड को प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई कंडीशनिंग काफी ज्यादा अच्छे से बनती है, टाइट नेट बनती है और फास्ट बनती है। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ओके, एब्सोल्युटली। ये सबसे पहला टाइप है। सेकेंड टाइप है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है कि घंटी बजाते हैं और
थोड़ा टाइम के लिए वेट करते हैं, मान लो 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद फूड को प्रेजेंट किया जाता है. So there is a time gap between the conditioned stimulus and unconditioned stimulus. Yes. तो उस टाइम गैप से हमें क्या इंडिकेट होता है? ट्रेस कंडीशनिंग. इट इज द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग आफ्टर डिले कंडीशनिंग. तो पीवाईक्यूज में भी पूछा गया था कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ कंडीशनिंग, तो ये पूछे जाएंगे. ओके. तो डिले हो गया और ट्रेस हो गया. डिले में क्या होता है? ओवरलैप हो जाता है कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस का, और ट्रेस कंडीशनिंग में एक तरीके का टाइम गैप होता है. ओके. अभी थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो घंटी है और फूड है वो एक ही टाइम पे प्रेजेंट किया जाता है. ओके. दे आर प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम. एब्सोल्युटली. तो कंडीशनिंग होती है, but we can say that it is a weaker type of conditioning. Yes, ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं होगी. Yes, क्योंकि अगर आप फूड और खाना, फूड और घंटी एक ही टाइम पे दे देते हो तो ज्यादातर डॉग्स का ध्यान फूड पे ही जाएगा, घंटी पे नहीं जाएगा. सो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेरी इफेक्टिव टाइप ऑफ कंडीशनिंग. ओके. इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग. बैकवर्ड कंडीशनिंग में होता यह है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, जो फूड है, इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है एंड बाद में घंटी बजाई जाती है. तो डॉग्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना. डॉग्स को लगेगा क्या है ये, डॉग्स को शायद नोटिस भी नहीं हो जाएगा. तो बैकवर्ड कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग. यस, एब्सोल्युटली. So I think by now you have understood which is the best and which is the worst type of conditioning. Wonderful. And with that said, we are done with today's class. In this class, we understood the basic crux of conditioning, कौन से key terms है, कौन से key concepts है, and the types of conditioning from the most effective to the least effective. Okay, now let us practice few questions. Okay, so when a previously conditioned stimulus prevents the conditioning of a new stimulus presented along with it, the phenomenon is called as DAS. इसको हमने करा था. What is that phenomenon called? Absolutely. Wonderful. You can put your answers in the chat box. हमने ये देखा है. Yes, yes, yes. इसका आंसर क्या बनता है? ब्लॉकिंग बनता है. हमने करा था ना, कॉन्टिग्विटी, कंटिन्यूटी, contiguity, contingency and blocking. Contiguity is temporal closeness, contingency is predictability and blocking. हमने देखा था कि कोई भी कंडीशनिंग अगर हो जाती है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है. यस, वंडरफुल. ये वाला कर लीजिए. The cat which meows to a doorbell and not a phone ring is exhibiting the learning phenomena of dash. इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, द कैट कैन टेल प्रॉपरली कि कौन सी डोर बेल है और कौन सी फोन की घंटी है. एब्सोल्युटली. So, like you rightly said, stimulus discrimination is the correct answer for this question. तो आप देख सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. Okay, and for your homework, I have given you this question: कि a child develops a fear of dogs after bitten once. Later, the child also fears all four-legged animals. Which is the principle that is illustrated here? Do let me know what is the answer for this question. I'll be waiting for your answers in the chat box. With that said, I hope you liked today's class and we'll be delving into more such classes. Okay. तो अभी जो है सीयूईटी पीजी की बैच भी नई चालू हो चुकी है. इसमें भी लोगों ने एनरोलमेंट करना चालू कर दिया है. सीयूईटी यूजी की भी बैच चालू हो चुकी है, जो कि है आरंभ बैच. ओके, so do enroll yourself, save your seat, and I have already explained you the features for it as well. Okay, if you liked it, then do let us know
and connect with us with all our social media platforms. We are here. We are hearing your comments, your feedback. Okay, and I'll see you once again on next Saturday, and very soon with coming with all other kinds of content, especially for you guys. Okay. With that said, I hope you have a very good day. Bye bye.